नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। मुद्दे की बात की शुरुआत करते हैं और आज बात सीएम के माथे पर प्रधानमंत्री मोदी के तिलक की, क्योंकि जब पीएम मोदी दिल्ली से भेजी गई योजनाओं का जमीनी जायजा लेने काशी पहुंचे तो उन्हें बनारस की बदली हुई तस्वीर नजर आई। वो बनारस जो विकास के रथ पर सवार था, क्या था? पीएम मोदी ने बनारस को 1582 करोड़ की सौगात दी, लेकिन सीएम योगी की जमकर तारीफ की। पंद्रह 1582 करोड़ की सौगात, 2022 के बिगुल का आगाज। काशी की संस्कृति का रुद्राक्ष, भारत जापान की दोस्ती का सबसे बड़ा साक्ष्य। यूपी के नाम पीएम का संदेश, योगी के साथ खड़ा है केंद्र। प्रधानमंत्री मोदी तय वक्त के मुताबिक ठीक 10:30 बजे बनारस के बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचे, जहां सबसे पहले सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उनका स्वागत किया। पिछले 7 साल में यह 27वीं बार था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी पहुंचे, लेकिन इस बार पीएम मोदी का काशी दौरा कई मायनों में खास था, क्योंकि इस बार काशी न सिर्फ चमक रही थी, बल्कि विकास के पंख लगाकर अपनी छटा को आसमान में बिखेर रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी को 1582 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया और दुल्हन की तरह इस दौरान काशी सजी नजर आई। वाराणसी में विकास की गंगा की बात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही और डॉक्टर्स से भी उन्होंने संवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1582 करोड़ की सौगात देकर काशी की पूरी रूपरेखा बदल दी है। काशी विकास के नए मापदंड गढ़ रही, वहीं बनारस की संस्कृति दुनिया को नई पहचान दे रही। काशी के बारे में तो कहते ही हैं कि बाबा की ये नगरी कभी थमती नहीं, कभी थकती नहीं, कभी रुकती नहीं। विकास की इस नई ऊंचाई ने काशी के स्वभाव को एक बार फिर सिद्ध कर दिया है। कोरोना काल में जब दुनिया ठहर सी गई, तब काशी संयमित तो हुई। पीएम मोदी ने 205 योजनाओं का शिलान्यास और 78 योजनाओं का लोकार्पण किया, लेकिन इसका पूरा श्रेय सीएम योगी को दिया। योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। काशी के लोग तो देखते ही हैं कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं, एक एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं, खुद ऊर्जा लगाकर कामों को गति देते हैं। यही वजह है कि यूपी में बदलाव के ये प्रयास आज एक आधुनिक यूपी बनाने में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन की शुरुआत जहां भोजपुरी और काशी की स्थानीय भाषा से की, वहीं समापन हर हर महादेव के जयकारे के साथ किया। हर हर महादेव। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस कोरोना पर रहा, क्योंकि दूसरी लहर से निपटने में जो मुस्तैदी यूपी सरकार ने दिखाई, उसकी पीएम ने जमकर तारीफ की और दिमागी बुखार, इंसेफेलाइटिस जैसी बीमारियों का जिक्र कर यूपी के पुराने कालखंड से इसकी तुलना कर दी। मुश्किल समय में भी काशी ने दिखा दिया है कि वो रुकती नहीं है, वो थकती नहीं है। कोरोना वायरस के बदलते हुए और खतरनाक रूप ने पूरी ताकत के साथ हमला किया था,
लेकिन काशी सहित यूपी ने पूरे सामर्थ्य के साथ इतने बड़े संकट का मुकाबला किया। पीएम मोदी के दौरे में भारत और जापान की मजबूत दोस्ती की झलक भी नजर आई, जिसका गवाह बना 186 करोड़ की लागत से तैयार हुआ अंतर्राष्ट्रीय रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर, जो भारत और जापान के सहयोग से मिलकर बनाया गया है। काशी कभी थकती नहीं, काशी कभी रुकती नहीं, और काशी का मिजाज प्रधानमंत्री ने बताया है। और इस कैंपस में इस पौधे को लगाया, प्रकृति रक्षा का संदेश दिया, रुद्राक्ष के महत्व को दर्शाया प्रधानमंत्री ने। और रुद्राक्ष की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और आप देखिए फूलों से सजा हुआ, संवरा हुआ रुद्राक्ष अब आपके सामने है। ये एंट्री गेट है, ये एंट्री गेट है, और इसके ठीक भीतर ये हॉल है। आप इस हॉल को देखिए, ये पूरा हॉल किस तरह से भारत जापान मैत्री के रंग में रंगा हुआ है। पीएम मोदी ने काशी को एक के बाद एक कई सौगातें दी, लेकिन सबको इंतजार था कि क्या पीएम मोदी 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर कोई संदेश देंगे, क्योंकि 6 महीने बाद चुनाव है। ऐसे में सवाल लाजमी भी था। हालांकि पीएम ने खुलकर कुछ नहीं कहा, लेकिन जिस अंदाज में कानून व्यवस्था पर जोर देते हुए माफिया और आतंकवाद पर शिकंजे की बात कही, वो विपक्ष के लिए साफ इशारा था। आज यूपी में कानून का राज है, माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे, उन पर अब कानून का शिकंजा है। बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर मां बाप हमेशा जिस तरह डर और आशंकाओं में जीते थे, वो स्थिति भी बदली है। मतलब साफ है, पीएम मोदी ने काशी को 1582 करोड़ रुपए की सौगात देकर पूरे प्रदेश में विकास का रोड मैप खींच दिया है, और साथ ही विपक्ष को संदेश भी दे दिया कि इस बार मुकाबला हर मोर्चे पर होगा। वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे के साथ वीरेश पांडे, एबीपी गंगा। तो लगभग 38 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने 10 से ज्यादा बार सीएम योगी का नाम लिया और हर बार उनके काम की तारीफ की। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें कई बार सोचना पड़ता है कि यूपी के कितने विकास कार्यों की चर्चा करें और कितने कार्यों को छोड़ दें, क्योंकि सच तो यह है कि 4 साल में योगी सरकार ने बेमिसाल काम किए। पीएम मोदी हमेशा से सीएम योगी की तारीफ करते रहे हैं, लेकिन इस बार तारीफ खास थी। खास इसलिए क्योंकि 6 महीने बाद सूबे में चुनाव है। ऐसे में पीएम के द्वारा सीएम योगी की पीठ थपथपाना विपक्ष के लिए बड़ा संदेश है। योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। काशी में सीएम का गुणगान, पीएम ने बढ़ाया योगी का मान। 5 घंटे में बार बार की पीएम मोदी ने सीएम योगी की तारीफ। तो क्या मान लिया जाए योगी जैसा कोई नहीं, क्योंकि जो आज तक नहीं हुआ वो काशी में हो गया है। पीएम मोदी ने योगी के काम की इतनी तारीफ की कि पूरा काशी योगी के नाम से ही गूंज उठा। योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। काशी के लोग तो देखते ही हैं कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं, एक एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं, खुद ऊर्जा लगाकर कामों को गति देते हैं। ऐसी ही मेहनत ये पूरे प्रदेश के लिए करते हैं। हर एक जिले में जाते हैं, हर एक काम के साथ खुद लगते हैं। दिल्ली से विमान में सवार होकर प्रधानमंत्री मोदी बनारस ये जांचने परखने आए थे कि दिल्ली से भेजी जा रही योजनाएं जमीन पर कितना काम कर रही। लेकिन जैसे ही पीएम मोदी ने काशी में कदम रखा, वो काशी की बदली फिजाओं को देखकर 1 मिनट में समझ गए योगी राज में काशी विकास के रथ पर सवार होकर नया इतिहास लिख रही। पीएम मोदी सीएम योगी के काम से इतने प्रभावित हुए कि अपने 38 मिनट के भाषण में 10 बार सीएम योगी का नाम लेकर उनकी तारीफ करते रहे।
जब समय का अभाव होता है तो मुझे भी कई बार सोचना पड़ता है कि यूपी के कौन से विकास कार्यों की चर्चा करूं, कौन से कार्यों की चर्चा छोड़ दूं। ये सब योगी जी के नेतृत्व और यूपी सरकार की कार्यनिष्ठा का कमाल है। वक्त कम था, लेकिन फिर भी पीएम मोदी ने सीएम योगी की तारीफ करते उनके कई कामों का जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि यूपी सरकार में विकास कार्यों में तेजी आई, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया गया, सड़क, रेल और हाईवे कनेक्टिविटी में अभूतपूर्व सुधार हुआ। मेक इन इंडिया के लिए यूपी पसंदीदा जगह बना है, रोजगार के अवसर में बढ़ोतरी हुई है, कानून का राज स्थापित हुआ, माफिया राज और आतंकवाद पर शिकंजा कसा गया और बहन बेटी पर आंख उठाने वाले अब कानून से डरते हैं। पीएम ने योगी सरकार के कोरोना मैनेजमेंट की तारीफ करते हुए साफ सफाई और स्वास्थ्य से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को भी जमकर सराहा। कोरोना वायरस के बदलते हुए और खतरनाक रूप ने पूरी ताकत के साथ हमला किया था, वहां कोरोना की दूसरी वेव को जिस तरह यूपी ने संभाला, सेकेंड वेव के दौरान यूपी ने जिस तरह कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका, वो अभूतपूर्व है। पीएम मोदी ने कोरोना की दूसरी लहर का जिक्र करते हुए कहा कि यूपी ने सामर्थ्य के साथ मुकाबला किया, दूसरी लहर को अच्छी तरह से संभाला, संक्रमण फैलने से रोकने का अभूतपूर्व काम किया और दिन रात जुटकर व्यवस्थाएं खड़ी की। पीएम मोदी ने कहा है कि सीएम योगी ने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी। सबसे ज्यादा यूपी में ही टेस्टिंग और वैक्सीनेशन हुआ, मुफ्त वैक्सीन और बेहतर स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराई गई। गांव में स्वास्थ्य केंद्र में अभूतपूर्व सुधार हुए, मेडिकल कॉलेज और एम्स की संख्या बढ़ी। पहले सिर्फ दर्जन भर ही मेडिकल कॉलेज यूपी में थे, जो आज करीब 4 गुना तक बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि करीब 550 ऑक्सीजन प्लांट यूपी में तैयार हो रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री आज वाराणसी में थे, अपने संसदीय क्षेत्र में थे। प्रधानमंत्री ने अपने दौरे के दौरान काशी का दिल जीत लिया, लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जब बीएचयू के आईआईटी मैदान में पहुंचे तो उन्होंने सीएम योगी की तारीफ की और इसके साथ ही विरोधियों पर निशाना भी साधा। आने वाले चुनाव 2022 को लेकर प्रधानमंत्री का ये बयान एक खास मायने रख रहा है, एक राजनीति की ओर इशारा भी कर रहा है। आने वाले चुनाव में अगर संकेतों की बात करें तो विकास एक बड़े मुद्दे के तौर पर सामने आने वाला है और काशी विकास को लेकर एक अहम भूमिका अदा करने वाली है। पीएम मोदी ने सीएम योगी के कामों की तारीफ कर साफ कर दिया है कि पिछले 4.5 साल में न सिर्फ काशी बल्कि पूरा प्रदेश विकास के रथ पर सवार होकर तरक्की की नई इबारत गढ़ रहा है। वहीं पूर्वांचल की रणभूमि से पीएम मोदी ने विकासवाद बनाम भाई भतीजावाद का जिक्र कर विरोधियों के सामने पूरा चुनावी एजेंडा भी सेट कर दिया। यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं, विकासवाद से चल रही है। इसलिए आज यूपी में जनता की योजनाओं का लाभ सीधा जनता को मिल रहा है। मतलब साफ और सीधा है, यूपी का चुनाव सीएम योगी के चेहरे पर विकास के नारे पर लड़ा जाएगा। अब विपक्ष भाजपा के इस चुनौती से कैसे लड़ता है, इसका इंतजार है। वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे के साथ वीरेश पांडे, एबीपी गंगा। अब बात करते हैं समाजवादी पार्टी के हल्ला बोल की। पूरे यूपी में सपा ने योगी सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया। हर जिले में पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। हाथ में 16 मुद्दों की लिस्ट थी, आंखों में गुस्सा था और तेवर आर पार वाले। सबसे बड़ा आरोप ये कि भाजपा सरकार ने पंचायत चुनाव में धांधली कराई।
सपा ने तहसील स्तर पर विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था और इसको लेकर बड़ी तादाद में पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। कई जगहों पर इनकी पुलिस के साथ झड़प हुई, जगह जगह जुलूस निकाले गए। इसे सपा की चुनावी तैयारी का संघर्ष वाला शंखनाद कहा जा रहा है। भाजपा के खिलाफ सड़कों पर समाजवादी संग्राम। निशाने पर योगी सरकार, टीम अखिलेश की हुंकार। आए दिन हत्या होती है, आए दिन महंगाई के लिए कोई ना कोई अपनी जान दे रहा है। शहर शहर सपा का हल्ला बोल। ये टीम अखिलेश का वो जोश है जो चुनाव नजदीक आते ही परवान पर है। हर जिले में इसी तरह सपा कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। महंगाई समेत 16 सूत्री मांगों को लेकर शहर शहर प्रदर्शन किया। गरीब आदमी के सामने इतनी बड़ी परेशानी है महंगाई से कि किसान, मजदूर, नौजवान, दुकानदार, पत्रकार, व्यापारी सारे लोग परेशान। महंगाई आसमान छू रही है। किसानों के लिए खाद का दाम बढ़ा दिया, खाद की बोरी दुगना हो गई। पूरे 75 जिले में सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किए। इस विरोध प्रदर्शन में सपा के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री भी शरीक हुए। अगर यही राम राज है तो फिर रावण राज की कल्पना बेकार है। रावण राज की जो कल्पना की गई है उससे भी खराब आज की व्यवस्था है इस राज की। सपा के इस प्रदर्शन में कहीं कहीं पुलिस से नोकझोंक भी हुई तो कहीं नौबत की झड़प तक आ गई। कई जगहों पर सपा कार्यकर्ता हिरासत में भी लिए गए। अखिलेश ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए और अगले ही दिन पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक और रुहेलखंड से बुंदेलखंड तक सपा के प्रदर्शन की तस्वीरें आई। जगह जगह जुलूस निकाले गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। सरकार के खिलाफ हुंकार भरने वाली सपा के विरोध की ये तस्वीर असल में 2022 के विधानसभा चुनाव का शंखनाद है। मकसद यही है कि हर जिले के किले पर साइकिल वाला झंडा फहराया जाए। चाहे चुनाव में जिस तरीके से लोकतंत्र हारा है और योगी जी का गुंडा तंत्र जीता है, उसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा था 2022 में हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। आय तो छोड़ दीजिए, डीजल, पेट्रोल, गैस के दाम, कीटनाशक, यूरिया, डीएपी और किसान यंत्र जो हैं वो कई गुना महंगे हो गए हैं। निशाना सीधा सरकार पर है और तरीके अलग अलग। देवरिया में सपा ने हाथ पैर में बेड़ियां बांधकर प्रदर्शन किया। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात करते हैं मजार ओवैसी की। यूपी चुनाव में इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी ताल ठोक रही है। गुरुवार को ओवैसी अपनी जमीन जमाने के मकसद से यूपी पहुंचे, लेकिन उनके पहुंचने से पहले ही उन्हें इतना बड़ा झटका लगा कि उनका मिशन सेंचुरी मुश्किल में आ गया। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में चढ़ा चुनावी पारा, ओवैसी ने यूपी में डेरा डाला। चुनाव के नाम पर सोशल डिस्टेंसिंग ताक पर। छह महीने बाद देश के सबसे बड़े सूबे में लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व होने वाला है, जिसके लिए तमाम राजनीतिक दल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। यूपी में जहां सपा और भाजपा में टक्कर बताई जा रही, तो वहीं एक तीसरा मोर्चा नई संभावनाओं की तलाश कर रहा। इसी उम्मीद में एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी गुरुवार को डासना पहुंचे, जहां उनके स्वागत में इतनी भीड़ उमड़ आई कि कोरोना के सारे नियम ताक पर रख दिए गए।
अव्यवस्थाओं को देख ओवैसी वहां से बिना कुछ कहे ही चले गए। इसके बाद ओवैसी संभल पहुंचे, जहां उन्होंने मजार पर चादर चढ़ाई। गौरतलब है कि ओवैसी की पार्टी AIMIM यूपी में छोटी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के साथ गठबंधन कर 100 सीटों पर उम्मीदवार खड़े कर अपना दमखम दिखाना चाहती है। हाँ, बिल्कुल तैयारी करना है और भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है और बल्कि सबसे बड़ा है, और अगर आप इलेक्शन के दौरान कैंपेन नहीं कर पाएंगे तो अभी से हम कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम उत्तर प्रदेश में हमारे संगठन को मजबूत करेंगे। पिछले असेंबली चुनाव से बनिस्बत हमारा संगठन 70 डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत अच्छा है। बहुत से मेरे ख्याल से कम ऐसे 80 से 100 विधानसभा ऐसे जहां पर हमारा कम से कम 70% बूथ पर MIM पार्टी का प्रेजेंस है। MIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी आज पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और संभल जनपदों में चुनाव प्रचार के लिए आए थे। सबसे पहले संभल में वो इमादुल मुल्क के मज़ार पर पहुंचे, उसके बाद पार्टी कार्यालय का उन्होंने उद्घाटन किया। संभल के बाद असदुद्दीन ओवैसी मुरादाबाद पहुंचे और मुरादाबाद में यहाँ ये नवाब मज्जू खां का मज़ार है जिन्हें अंग्रेज़ों ने शहीद कर दिया था। जाहिर सी बात है असदुद्दीन यहाँ इन मज़ारों पर जाकर ये पैगाम देना चाहते हैं कि वो भी सत्ता के लिए लड़ाई लड़ने आए हैं। अब देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश की जनता असदुद्दीन ओवैसी को फतेह दिलाती है या शहादत नसीब होती है। लेकिन ओवैसी के सामने सवाल एकजुटता का भी है, क्योंकि अभी चुनाव शुरू भी नहीं हुए कि ओवैसी को यूपी में एक के बाद एक झटके लग रहे हैं। बुधवार को जहां वाराणसी में उनकी पार्टी के जिला अध्यक्ष समेत पूरी इकाई का कांग्रेस में विलय हो गया, तो वहीं AIMIM के प्रदेश सचिव अमान अख्तर की अगुवाई में पार्टी के 20 से ज्यादा पदाधिकारी कांग्रेस में शामिल हो गए। ऐसे में ओवैसी यूपी में 100 उम्मीदवार का इंतजाम कैसे करेंगे, ये बड़ा सवाल बन गया है। दूसरी तरफ सपा की नजर में ओवैसी की पार्टी वोट कटवा से ज्यादा और कुछ नहीं। किसी का नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन इस देश का नौजवान, इस उत्तर प्रदेश का किसान मजदूर, आज सवाल ओवैसी साहब का नहीं है, आज सवाल हिंदू मुसलमान का नहीं है, आज सवाल बेरोजगारी का है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है। आज बढ़ते हुए अपराध ये बात साबित कर रहे हैं कि आज नौजवान को रोजगार की ज़रूरत है। बढ़ती हुई बिजली की कीमतें, पुलिस का अत्याचार, जुल्म, लूट, डकैती, अपहरण, बाढ़ आ गई है। आज सवाल इन चीज़ों का है। आप सबको मालूम है कि उनकी क्या इमेज है। बंगाल में उनको मुसलमानों ने नकार दिया क्योंकि मुसलमानों को ये एहसास हो गया कि ये वोट बांटने की राजनीति करने जा रहे हैं। हम उनसे कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हारा कैंडिडेट हार रहा है तो सीने पे हाथ रख के ये बात कह दो कि लोगों उसको जिता दो जो बीजेपी को हरा रहा है। दरअसल ओवैसी के यूपी आने से सबसे ज्यादा खलबली सपा में ही मची है, क्योंकि अगर ओवैसी किसी का नुकसान करेंगे तो वो सबसे ज्यादा सपा का ही करेंगे। लेकिन सपा को भरोसा है कि जिस तरह बंगाल में ओवैसी को जनता ने नकारा, ठीक उसी तरह यूपी की जनता भी ओवैसी को नकार देगी। अब जनता किसे नकारती है और किसे स्वीकारती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है कि सूबे में चुनावी पारा पूरी तरह से गर्म है। जो वक्त के साथ और ज्यादा बढ़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।